नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और विद्यार्थियों, आज से हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का जेई मेंस के लिए डीपीपीज। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाला। और ये जो डीपीपीज हमारी होंगी, इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, प्लस इंस्टा आपका क्या कहते हैं टेलीग्राम के ऊपर भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। वहां से आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, एक बार सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, उन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके अच्छा खासा टाइम उन पे स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट डे आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फिर जो क्वेश्चंस में आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है या आप कर नहीं पाए, सॉल्व नहीं कर पाए, उसके लिए आप इस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। बट ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पाएं। इवन अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि जो आप खुद से अटेम्प्ट करोगे वही आपके काम आएगा। करेक्ट है? तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इस डीपीपी के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमने बोर्ड लेवल के लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस लेवल के लिए हैं, ताकि आपको धीरे धीरे जेई मेंस वाले लेवल पे ले जाया जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक सारणिक हमारे पास दी हुई है जिसका मान है 0, तो हमें x का मान निकालना है। करेक्ट है? पहला वाला क्वेश्चन देखिए आप। एक सारणिक हमको दी हुई है जिसका मान 0 है, और अगर उसका मान 0 है तो हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम? सिंपल सारणिक को हमको एक्सपेंड करना है। क्या सारणिक है हमारी? ये है -x 1 0 1 -x 1 0 1 -x। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। इसका मान 0 के बराबर है। अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया, -x x² -1 माइनस का 1, इसको हटाया, आपका माइनस का x हो गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, सिंपल पहली रो के सापेक्ष हमने इसमें क्या कहते हैं सारणिक को एक्सपेंड किया है। इसको सॉल्व करो आगे, तो क्या मिलेगा आपको? माइनस का x³ प्लस का x इक्वल्स टू 0। मतलब x³ माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस को मैं उधर की तरफ ले गया। अगर आप इसी को इसके गुणनखंड करने जाओगे, x को मैंने कॉमन लिया, x माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू, नहीं, इसी के अगर आप गुणनखंड करोगे, x को मैंने कॉमन लिया है, x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो आपको x का मान क्या निकलेगा? या तो x का मान 0 के बराबर होगा, या x² माइनस 2 0 के बराबर होगा। इससे आप क्या बोल सकते हो? x² 2 के बराबर होगा, मतलब x का मान प्लस माइनस वर्गमूल 2 के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सारणिक को हमने एक्सपेंड किया है, सारणिक का विस्तार किया है, और हमको आंसर मिला है x का मान 0 और x का माइनस प्लस माइनस वर्गमूल 2। ऑप्शन चेक करो, 0 कहीं है नहीं, और जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, प्लस माइनस वर्गमूल 2। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, कोई दिक्कत इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ सारणिक को एक बार एक्सपेंड करना है और अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 ओमेगा। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझो कि ये क्या है। ये जो सिंबल आपको दिया हुआ है, इसको अपन ओमेगा बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं इकाई का घनमूल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इकाई का घनमूल। देखिए, मैट्रिक्स और सारणिक जो चैप्टर अपना है, इसमें जब क्वेश्चंस को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाया जाता है, तो इसके अंदर बाकी टॉपिक्स के कंसेप्ट को भी इस्तेमाल में किया जाता है। और इन जनरल ऐसा होता है, कुछ आपको कॉम्प्लेक्स का पोर्शन मिल जाएगा, सम्मिश्र संख्याओं का, कुछ आपको क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का भी मिल जाएगा, कुछ पोर्शन आपको ट्रिगोनोमेट्री का मिल जाएगा, और बाकी सिंपल आपका सेट थ्योरी तो है ही सही, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो ओमेगा को सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि ओमेगा होता क्या है। ओमेगा को हम बोलते हैं इकाई के घनमूल, और बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स का पोर्शन है। आपने लास्ट ईयर जब 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, तो उसके अंदर ओमेगा को कवर किया होगा। अगर फिर भी आपने ओमेगा को नहीं पढ़ा है, तो एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूं ओमेगा होता क्या है।
ओमेगा इसको बोलते हैं और ये है इकाई का घनमूल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर में कई बार काम आएगा आपके। इकाई का घनमूल का मतलब क्या हुआ? जब मैं एक का घनमूल निकालता हूं तो माना मुझे एक नंबर ए मिलेगा, करेक्ट है, इकाई का घनमूल है। तो जब मैंने एक का घनमूल निकाला तो मुझे माना नंबर एक मिल गया, नंबर ए मिला। अगर मैं दोनों तरफ घन कर दूं तो एक का मान आ जाएगा ए क्यूब के बराबर। कोई दिक्कत? दोनों तरफ मैंने घन कर दिया और इसको मैं लिख सकता हूं ए क्यूब माइनस वन इक्व टू जीरो। यहां तक कोई दिक्कत? इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। और एक फॉर्मूला आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है बहुपद करके, बहुपद वाले चैप्टर में बहुत सारी सर्व समीकरणाएं दी हुई हैं, उनको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। वो बहुत काम की चीजें हैं, आपको आगे बहुत काम आती हैं वो। एक फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, मेरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। याद आया कुछ? इस तरह का क्वेश्चन क्लास नाइन्थ में था। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं यहां पे रखता हूं। अगर मैंने वैल्यू यहां पे रखी, ये मेरा एक्स क्यूब हो गया, इसको भी क्यूब बना दो, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? ए माइनस वन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इक्व टू जीरो। करेक्ट? कोई दिक्कत यहां तक? इसका मतलब क्या होगा? या तो ए माइनस वन का वैल्यू जीरो होगा और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, सिंपल फैक्टर गुणनखंड किया, उनको बराबर कर दिया। अगर ये होता है तो ए का मान वन निकलेगा। ठीक है, और अगर ये वाली सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, कौन सी वाली? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इक्व टू जीरो, ये सिचुएशन आपके सामने आती है, और इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ए का मान क्या निकलेगा? ए का मान निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए का जब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, इस ए को किसी से चेंज कर दो, चलो कोई ना, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास? माइनस बी माइनस का वन आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मान वन है, फोर ए सी का माइनस फोर ए आ गया, और इसका मान टू आ गया। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन द्विघात में दी हुई है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। क्यों वास्तविक मूल नहीं निकलेगा? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से छोटा है, तो इसके केवल और केवल सम्मिश्र मूल ही निकलेंगे। ए को मैंने आगे हल किया, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। क्लियर? अगर मैं इकाई के घनमूल निकालने जाता हूं तो मुझे तीन घनमूल मिलेंगे। पहले का मान वन आएगा, दूसरे का मान माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा बाई टू आएगा, और तीसरे का मान माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बाई टू आएगा। क्या मिलेगा मुझे? या तो ए का मान वन मिलेगा, या ए का मान मिलेगा माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, या फिर ए का मान मिलेगा माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसको तो वन बोलते हैं। ये जो वैल्यू आपके सामने दी हुई है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा, और ये जो वैल्यू आपके सामने दी हुई है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इनको नाम दिया हुआ है, इस वैल्यू को मैं ओमेगा बोलूंगा, उस वैल्यू को मैं ओमेगा स्क्वायर बोलूंगा। तो यह तो है आपके इकाई के घनमूल होते क्या हैं और इनको हम निकालते कैसे हैं। पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर वन क्या बोलती है? अगर मैं इन तीनों इकाई के मूल को जोड़ दूं, मतलब एक प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं जोड़ देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? वन प्लस माइनस वन, और ओमेगा स्क्वायर का मान कितना है? ठीक है, यही मिलेगा। अगर मैं इकाई के तीनों घनमूल को जोड़ दूंगा तो मुझे कुछ इस तरह की टर्म मिलेगी। इसको मैंने सॉल्व किया,
लघुत्तम 2 ले लिया, ये 2 आ गया, ये आपका -1 आया, ये आपका -1 आया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा और -1 और 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0/2 मतलब 0। क्लियर? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको मिली है वो यह मिली है कि अगर मैं इकाई के तीनों घनमूल को जोड़ देता हूं तो उसका मान आपको 0 के बराबर मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी आपको मिली है वो यह मिली है कि मैं इकाई के तीनों घनमूल मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करता हूं तो उसकी वैल्यू मुझे 0 आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपके बहुत सारे काम आएगी, इसको आप एकदम याद रखिएगा। करेक्ट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर होता है। कैसे होता है हमने देख लिया है, कैसे होना आपके लिए वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत सारी जगह आपको काम आएगी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बोलती है कि मैं अगर तीनों घनमूल को गुणा कर दूं, प्रॉपर्टी सेकंड क्या बोलती है कि मैं इकाई के तीनों घनमूल को गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 गुना -1 प्लस वर्गमूल 3 आयोटा अपॉन 2 और -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, यही मिलेगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे आपका आ गया 4, ऊपर क्या आएगा, -1 को -1 से गुणा किया 1 आ गया, माइनस अंडर रूट 3 आयोटा आ गया, प्लस का अंडर रूट 3 आयोटा आ गया और माइनस का कुछ ऐसा ही आएगा। कोई दिक्कत, कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब क्या होगा आपका, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, 1 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग करूंगा 3 आएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, मतलब 1 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो है आपकी वो ये है कि अगर मैं इकाई के तीनों घनमूल को गुणा करता हूं मतलब ओमेगा क्यूब का मान 1 के बराबर होता है, और प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी बोलती है कि इसका मान 0 होता है। ये दोनों चीजें वो हैं जो हमारे काम आएंगी, ये हम समझ गए। और तीसरी चीज जो काम आएगी वो ये आएगी कि ओमेगा का मान है आपका -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। करेक्ट। ये चीजें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जहां तक मैट्रिक्स और सारणिक का बात है, इवन किसी भी चैप्टर में आ जाता है, इनका कोई वो नहीं है, इसको वो किसी भी चैप्टर में कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ ऐड किया जा सकता है। ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि घनमूल ओमेगा का मान -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 होता है और ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 होता है। अगर मैंने तीनों को गुणा किया मतलब ओमेगा क्यूब का मान 1 के बराबर होता है, और अगर तीनों को जोड़ा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान आपका 0 आएगा। अब ये जो बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये जो मान यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। ठीक है, इसका फायदा हमको यह मिलेगा कि जैसे आपके पास वैल्यू मानो ओमेगा 4 दी हुई है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, मतलब 1 डॉट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको दिया हुआ है ओमेगा 5 तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर मीन्स 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपको ओमेगा 7 दिया हुआ है तो इसको लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर डॉट ओमेगा इक्वल्स टू 1 डॉट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा। ये फायदा है इस प्रॉपर्टी का। कुछ कुछ आयोटा के साथ जो होता है ना, हमने ये देखा था कि आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है, तो आयोटा की पावर अगर 5 आपको दी हुईगी तो आप कुछ इस तरह से टुकड़े करते हो और इसका मान आयोटा आ जाता है।
उसी तरह से ओमेगा आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, 3 घात के बाद उसका मान 1 हो जाएगा। तो अगर आपको हायर साइड की घात दी हुई है तो आपको 3 के मल्टीपल में उसको लिख के अलग कर दोगे, बाकी की घात को अलग ले जाओगे। 3 का जो आपकी घात है वो सबका मान 1 हो जाएगा, बाकी का मान आपके सामने बच जाएगा। चलो ये आपका हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन जो हम बोलना चाह रहे थे। इकाई के घनमूल होते क्या हैं, इकाई के घनमूल के मान क्या होते हैं और उनको निकालते कैसे हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ये सारणिक हमारे सामने दी हुई है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब सिर्फ और सिर्फ आपका सिंपल एक्सपेंशन आपको करना है, सारणिक का विस्तार आपको करना है। अगर विस्तार आप सही ढंग से कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारणिक है। पहली वाली पंक्ति के सापेक्ष में इसको विस्तार कर देता हूं। क्या आएगा, ओमेगा की घात 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। दूसरी वाले के किया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तीसरे वाले के साथ करेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। सिंपल सारणिक को हमने विस्तार किया है। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि ओमेगा की घात 3 का मान जो होता है वो 1 होता है। ये अभी हमने चेक किया है। अगर इसका प्रयोग मैं यहां पे करूंगा तो ओमेगा की घात 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा की घात 4 का मतलब ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा इक्वस टू ओमेगा। तो ये आपका ओमेगा हो गया, ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्लियर। ये आपका ओमेगा हो गया, ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसको किया माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा हो गया। आगे आप गए, प्लस का ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक। तीनों को हल करो, 1 2 3, 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया, 1 2 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज हमने और पढ़ी थी, वो यह पढ़ी थी कि ओमेगा का मान होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। इन दोनों की वैल्यूज में यहां पे पुट कर देता हूं। -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 माइनस का -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। कोई दिक्कत यहां तक। इसको मैं यहां पे लाके लिखता हूं। अब 3 को मैंने कॉमन लिया, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया है। 2 आपका एलसीएम आ गया है, -1 प्लस √3 आयोटा +1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो। -1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आपका √3 आयोटा √3 आयोटा 2 √3 आयोटा हो गया। 2 से 2 नीचे कैंसिल हो गया। आपको क्या मिलेगा, कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ओमेगा की प्रॉपर्टीज पता है तो ओमेगा की प्रॉपर्टीज हमने लेंथ में डिस्कस कर ली हैं कि ओमेगा होता क्या है। इकाई के घनमूल होते हैं, तो इकाई के ऊपर एक के ऊपर आप 1/3 की घात लगाओ, उसे किसी संख्या ए के बराबर कर दो। दोनों तरफ जब आप घन करोगे ठीक है, दोनों तरफ आप घन करोगे, एक तरफ आपका ए क्यूब आ जाएगा, एक तरफ ए आ जाएगा। ए क्यूब माइनस ए को जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको 3 हल मिलेंगे। एक हल आपका वास्तविक संख्या होगा जो ए बराबर 1 के बराबर होगा। एक इक्वेशन मिलेगी आपको ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। एक इक्वेशन क्या मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, जिसके अंदर उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आएगा।
अगर द्विघात समीकरण में डी का मान ऋणात्मक है तो उस समीकरण के हमको सम्मिश्र हल प्राप्त होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हमको मिलेंगे। दो कॉम्प्लेक्स रूट आपके सामने आ गए प्लस माइनस की वजह से, एक -1 एक प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, उसको हमने ओमेगा नाम दिया और दूसरे वाले को हमने ओमेगा स्क्वायर नाम दिया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू आपके लिए ये है कि ओमेगा का मान ये होता है, ओमेगा स्क्वायर का मान ये होता है, ये हमको याद करना है और इतनी बार आपके काम आएगा, आपको याद हो जाएगा, इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बार काम आएगा, आसानी से आप इसको याद कर पाओगे, नहीं भूल पाओगे। दो इसकी प्रॉपर्टी है, अगर तीनों मूल को अगर मैं जोड़ता हूं तो उसका मान 0 आता है, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 आएगा। अगर तीनों को मैं गुणा करता हूं तो मान 1 आएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आपके पास 1 आएगी। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आएगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 आएगा। इन दोनों प्रॉपर्टी और ओमेगा का मान ये होता है। इन तीनों को काम में लेके जब आप इस सारणिक को खोलने जाओगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओमेगा एक साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, घात 3 के बाद उसका मान 1 चला जाता है, उसकी घात को आप आसानी से टुकड़ों में तोड़ पाओगे। ये अपना क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए। पहली बार अगर आपने क्वेश्चन देखा है आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, पर ओमेगा के क्वेश्चन बड़े ही सीधे होते हैं, एज सच आपको ज्यादा तकलीफ वो नहीं देंगे। एक बार क्वेश्चन देख लो, 10 सेकंड का मैं पॉज लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार, एनसीईआरटी का रिपीट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप मेरे हिसाब से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हो। ये एक सारणिक आपको दी है 1 प्लस ए 1 1, ये सारणिक दी हुई है, इसका मान 0 है, तो आपका किसको मान निकालना है, आपको 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर होगी। और अगर आप सही ढंग से याद कर पा रहे हो तो एनसीईआरटी में कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था जो आप पढ़ चुके हो, याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा क्या किया था हमने। ठीक है, ये आपकी सारणिक थी कुछ इस तरह की, इसमें से हमने ऊपर नीचे इसको एबीसी से गुणा किया था, तो आपको क्या मिला था, ए को अंदर भेजा, इसके अंदर ए को भेजेंगे अपन, तो 1 प्लस 1 अपॉन ए, यहाँ पे 1 अपॉन ए, यहाँ पे 1 अपॉन ए। क्लियर है। बी को जब अंदर भेजा तो 1 अपॉन बी, 1 प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी। सी को जब अंदर भेजा तो 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन सी, और इसकी वैल्यू आपके 0 के बराबर दी हुई है। क्लियर है। अब देखिए को समझ पा रहे हो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर इन तीनों रोज को मैं जोड़ दूं, इसको इसको इसको, तो क्या मान मिलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। यहां भी अगर तीनों रो को मैं जोड़ दूंगा तो सेम मान मिलेगा, यहां भी अगर जोड़ दूंगा तो सेम मान मिलेगा, और जो मान मिलेगा वो कुछ कुछ इसी शक्ल का हमको मिलेगा। तो क्या किया मैंने, R1 को रिप्लेस कर दिया है R1 प्लस R2 प्लस R3 से। करेक्ट, करो रिप्लेस। ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, नेक्स्ट भी यही आएगा और उसका अगला भी यही आएगा। यहां पे क्या बचेगा, 1/b बचेगा, 1 प्लस 1/b बचेगा और 1/b बचेगा। यहां पे क्या बचा, 1/c बचेगा, 1/c बचेगा। क्लियर है। यह वाला एलिमेंट पूरी की पूरी पंक्ति में आपका कॉमन है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, इसी पे निकालते हैं, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा ए बी सी तो पहले से दिया हुआ था, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और अंदर मुझे कुछ सारणिक का मान मिलेगा, वो 1 1 1 होगा, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, पर ये वैल्यूज मेरे काम की है नहीं है,
क्यों काम की नहीं है? क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुझे इसका मान पूछा गया है। मुझे पूरी की पूरी सारणिक को सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है, इसका मान केवल मुझे पूछा हुआ है। और जब मैं ध्यान से यहाँ देखूंगा तो ये वाला पोर्शन में बाहर निकाल चुका हूं पहले। अगर ये पूरी की पूरी सारणिक का मान 0 के बराबर होगा तो या तो ये 0 के बराबर होगा या यह 0 के बराबर होगा, चाहे यह 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c का मान आपका 0 के बराबर होगा। मतलब 1/a + 1/b + 1/c की वैल्यू -1 के बराबर आएगी। क्लियर है? और बाकी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक इसकी वैल्यू आपके 1 के इक्विवेलेंट कुछ आती है। तो ये आपका आंसर अपने पास आ जाएगा। आपका ऑप्शन एक बार चेक कर लो। ऑप्शन क्या बोलता है? इसकी वैल्यू -1 के बराबर होगी। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव है तो अपने को इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, अपने काम जहां हो जाता है अपन वहां रुक सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार ट्राई करो। क्या बोलता है क्वेश्चन आपका? एक सारणिक आपको दी हुई है a - b, b - c, c - a, x - y, y - z, z - x, और इसकी वैल्यू क्या होगी? बताइए क्या वैल्यू होगी? बताइए वैल्यू क्या होगी? देखिए, अगर मैं इस कॉलम को, तीनों कॉलम को जोड़ता हूं तो b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, मुझे 0 मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर इस कॉलम के तीनों एलिमेंट को जोड़ा, सेकंड में अगर जोड़ा तो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, ये भी 0 आ जाएगा। इनको जोड़ा, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल। मतलब क्या करना है? मुझे c1 को रिप्लेस कर देना है c1 + c2 + c3 से। क्या मिलेगा आपको? 0 0 0। और यहां क्या मिलेगा? b - c, y - z, q - r, c - a, z - x, r - p। और उधर कुछ भी मिल रहा हो, ये बात हम जानते हैं कि अगर किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक कॉलम के सभी अवयव अगर 0 हैं तो सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। करेक्ट है? ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि सारणिक में अगर किसी भी एक पंक्ति, किसी भी एक कॉलम या एक पंक्ति के सभी अवयव अगर 0 होते हैं तो आपकी सारणिक का मान 0 होगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिंपल है, आसान क्वेश्चन था। अगला देखें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ये फिर आपके पास ओमेगा का क्वेश्चन आया है। ओमेगा की प्रॉपर्टी याद है आपको क्या थी? ओमेगा की प्रॉपर्टी थी कि ओमेगा क्यूब का मान 1 के बराबर होता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, ओमेगा की वैल्यू -1 + √3 आयोटा अपॉन 2 होती है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 + √3 आयोटा अपॉन -1 - √3 आयोटा अपॉन 2 होती है। ये प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये आपको याद है, क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्या है आपके पास? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसको आपको सॉल्व करना है। एक्सपेंड करो। पहली पंक्ति के सापेक्ष किया तो ओमेगा क्यूब -1 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तीसरे एलिमेंट के सापेक्ष करोगे ओमेगा माइनस ओमेगा 4। ठीक है, ये चीज आपको पता है। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है तो ये 1 - 1 0 हो गया। ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो ये भी 0 आ गया। एक बात आपको और भी पता है कि ओमेगा 4 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब गुना ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है तो इसका मान आ जाएगा ओमेगा 4 का मान ओमेगा के बराबर होता है। और जब ये मान मैं यहां रखने गया तो ओमेगा माइनस ओमेगा मिल गया मुझे। ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर आ गया 0। तो अगर आपको इकाई के घनमूल की प्रॉपर्टी पता है तो उस केस में क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। और अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है, क्वेश्चन की हवा भी नहीं लगेगी कि क्वेश्चन में करना क्या है हमको। पर
सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जैसे आपका आयोटा बिहेव करता है ऐसे ही ओमेगा बिहेव करता है। आयोटा आपका आयोटा 4 पे जाके 1 होता है, ये आपका 3 पे जाके 1 होता है, और ये दोनों वैल्यूज अगर भूल भी जाओ तो निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए क्यूब माइनस 1 की इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो, समीकरण आपके सामने दिया हुआ है का एक मूल है, मतलब एक आपके पास सारणिक दी हुई है, उस सारणिक को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है, और अगर आपको x की वैल्यू पहले मिल जाती है तो आप समीकरण को मतलब सारणिक को बिना पूरा सॉल्व करे भी आंसर दे सकते हो। करो एक बार ट्राई, क्या आंसर निकलता है, ट्राई करो एक बार। देखिए ये हमारी सारणिक है, अगर मैं इसको इस तरह से जोड़ता हूं तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, तीनों में कॉमन आ जाएगा, और अगर यूं जोड़ोगे तब भी यही बात मिलेगी। कैसे भी जोड़ सकते हो आप। अगर मैंने R1 को रिप्लेस कर दिया है R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ, ठीक है, R1 को मैंने रिप्लेस कर दिया है R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ, अगर रिप्लेस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कुछ ऐसा ही मान मिलेगा। ये आपका b आ गया, ये आपका x प्लस सी आ गया, ये आपका a आ गया, ये आपका c आ गया, ये आपका a आ गया, ये आपका x प्लस बी आ गया। ठीक है, सारणिक कुछ ऐसी आ गई हमारे पास। इसके बाद क्या कर सकता हूं मैं, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को मैं कॉमन ले सकता हूं, और यहां पर कुछ वैल्यू मुझे मिल जाएंगी। करेक्ट है, यहां पर कुछ वैल्यू मुझे मिल जाएंगी, वो वैल्यू मेरे काम की है नहीं, क्योंकि मुझे क्या पूछा गया है कि समीकरण का एक मूल है। एक मूल मतलब x का मुझे एटलीस्ट एक मान निकालना है, और जो मेरा मान यहाँ पे आ रहा है वो कुछ इस तरह का मान है कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर है, मतलब x का मान जो है आपके पास माइनस ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है, और इससे मेरा एक ऑप्शन टैली कर रहा है। करेक्ट है, अगर इस पूरी सारणी को आप हल करोगे, कर लेना, पर करने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। x का मुझे एक हल निकालना है, एक मूल निकालना है, और एक मूल मेरे पास ऑलरेडी माइनस का a प्लस बी प्लस सी आ चुका है, और ये मेरा एक ऑप्शन भी है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, अपन आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए अगला वाला, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओमेगा इकाई का एक घनमूल हो तो इस सारणिक का मान हमको निकालना है। ओमेगा की प्रॉपर्टीज में एक बार फिर लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। इनको याद करना ही है और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है जो ओमेगा फॉलो करता है, और ओमेगा हमारा होता है इकाई का घनमूल। करेक्ट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये आपका मान हो गया x प्लस 1, ये आपका ओमेगा आ गया, ये आपका ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये आपका ओमेगा हो गया, ये x प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया है, ये आपका 1 आ गया है, ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया है, 1 हो गया है, x प्लस ओमेगा हो गया। करेक्ट, सॉल्व करना स्टार्ट करो। रो नंबर 1 के सापेक्ष में इसको खोल देता हूं। ये x प्लस 1 है। एक काम किया जा सकता है पहले, वो एक काम यह है किया जा सकता है कि कुछ कुछ फिगर जाने पहचाने दिख रहे हैं आपको, कुछ कुछ फिगर इससे पहचाने हुए दिख रहे हैं आपको। अगर मैं मानो पहला वाला कॉलम तीनों को जोड़ देता हूं तो x प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, यहाँ भी वो मिलेगा। करेक्ट, तो क्या करने जा रहा हूं इसके लिए मैं यह करने जा रहा हूं कि मैंने C1 को रिप्लेस किया है C1 प्लस C2 प्लस C3 के साथ में। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे रिप्लेस कर देता हूं इसको
C1 को मैंने रिप्लेस किया है C1 प्लस C2 प्लस C3 के साथ में, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा x प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, x प्लस ओमेगा स्क्वायर, x प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी सेम रह जाएंगी। करेक्ट है। और इसको आप जानते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो ये सारी की सारी टर्म्स को हम हटा सकते हैं। समझ पाए क्यों हटाया मैंने? क्योंकि उसका मान आपका 0 के बराबर होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर होता है, तो वो सारा का सारा 0 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा? x को कॉमन ले लिया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, x प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 x प्लस ओमेगा। क्लियर? देख लो एक बार, सिंपल सॉल्व किया है। तीनों कॉलम को मैंने जोड़ दिया, तीनों स्तंभ को जोड़ने के बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, उसका मान 0 होता है, उसको हटा दिया है, x को बाहर निकाल दिया, कुछ ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गई है। अब सिर्फ सारणिक को हमको सॉल्व करना है, हमारा काम हो जाएगा। इसमें आपका ये 1 आ गया, x प्लस ओमेगा स्क्वायर और गुणा करना है x प्लस ओमेगा के साथ में। ठीक है, और इसको माइनस कर दो, -1 प्लस आप इसको सॉल्व करोगे ओमेगा के साथ में, ये आपका माइनस का आएगा, तो आपको मिलेगा और थर्ड कॉलम आपका ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसका मान आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कुछ इक्वेशन आपको इस तरह की मिल गई है। चलो सॉल्व करो। x को मैंने बाहर रखा है, देखो x को x से किया x स्क्वायर आया, x को ओमेगा से किया x ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा को x से किया x ओमेगा आया, ओमेगा को ओमेगा से किया ओमेगा क्यूब आया जिसका मान 1 होता है, इस ओमेगा को ओमेगा के साथ किया ओमेगा क्यूब आया जिसका मान आपका 1 होता है। पहली टर्म खत्म हो गई आपकी। अगली वाली में देखो, माइनस ओमेगा एक्स आया और माइनस का ओमेगा स्क्वायर आया और प्लस का 1 आया। ठीक है, माइनस का ओमेगा एक्स माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा, माइनस का ओमेगा एक्स माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा आया। अगले वाले स्टेप पे जाओ, प्लस का ओमेगा स्क्वायर आया है, माइनस का एक्स ओमेगा स्क्वायर आया है, और माइनस का ओमेगा 4 आएगा, ओमेगा 4 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओमेगा 4 का मान होता है ओमेगा की घात 3 गुणा ओमेगा बराबर ओमेगा। ये कुछ इक्वेशन हमारे पास आ गई है, अब इसको सॉल्व कर लो। क्या बोलती है? ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, एक्स ओमेगा स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, ये है -1 कहीं रहा है इसमें, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, और एक वैल्यू मेरे पास 1 आई है, तो कहीं -1 की वैल्यू है आपके पास? अच्छा, -1 ये रहा हमारे पास, तो एक -1 हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, ये -1 आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व जब आप करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब को मैंने 1 लिख दिया और ये -1 है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ आपके पास बचा है वो एक्स स्क्वायर बचा है, मतलब x गुणा एक्स स्क्वायर का मान आपके पास x की घात 3 आएगा। देख लो क्वेश्चन आप, सिर्फ ओमेगा की प्रॉपर्टीज हैं जो आपके काम आई हैं, कि ओमेगा क्यूब पे हमने उसको ले जाके 1 कर दिया है, +1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 है, जो इनिशियली हमने काम में लिया है। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकल आएगा, उसमें सच कोई ज्यादा फाइट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलें।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो हमको बोलता है कि एक सारणिक हमको दी हुई है, इसका मान हमको निकालना है। और अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, देखो एक्स वाई जेड की टर्म है, एबीसी की टर्म है, एबीसी की टर्म है, एबीसी की टर्म है, और आपके आंसर में ना एक्स वाई जेड आ रहा है ना एबीसी आ रहा है। करेक्ट। सारणिक आपका एक्स में, वाई में, जेड में है, और आपका जो ऑप्शन है उसमें ना एक्स है, ना वाई है, ना जेड है। मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए, एक्स वाई जेड की हर वैल्यू के लिए इसका मान यही निकल के आना चाहिए। तो अगर आप ट्रिक अपनाओगे, तिकड़म मेथड अगर आप लगाओगे, और आपने x बराबर वाई बराबर जेड को अगर मैं 0 पुट कर देता हूं, मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि ऑप्शन के अंदर एक्स वाई जेड नहीं है, मतलब सारणिक का मान एक्स वाई जेड से डिपेंड नहीं होता। एक्स वाई जेड का कोई भी मान ले लो, सारणिक को जो मान देना है वही देगा, इसलिए मैं ऐसा मान पा रहा हूं। तो क्या निकलेगा मान? ए ए ए, बी बी बी, और आपका सी सी सी। ए बी सी को अगर मैंने कॉमन लिया, 1 1 1 1 1 1 1 1, जिसका मान होता है 0। करेक्ट, जिसका मान होता है 0। तो अगर इस तरह से जाओगे, बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, आपका मन बोलता है कि नहीं सर मैं तो सॉल्व करके मानूंगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ए माइनस बी आएगा, बी माइनस सी आएगा, कुछ काम नहीं चलेगा। इसमें से इसको माइनस किया, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ठीक है, परफेक्ट है। तो आप आर वन को रिप्लेस कर दो आर वन माइनस आर टू से, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में आप आर टू को रिप्लेस कर दो आर टू माइनस आर थ्री से। क्या मिलेगा आपको? आर वन माइनस आर टू किया तो एक्स माइनस वाई मिलेगा, एक्स माइनस वाई मिलेगा, एक्स माइनस वाई मिलेगा। इधर आपको वाई माइनस जेड मिलेगा, वाई माइनस जेड मिलेगा, वाई माइनस जेड मिलेगा। ये आपका जेड प्लस ए हो गया, ये आपका जेड प्लस बी हो गया, ये आपका जेड प्लस सी हो गया। ठीक है। ये इस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अंदर आपके केवल वन वन बचेगा। और अगर सारणिक के दो पंक्तियों के मान समान है, दोनों पंक्तियां आइडेंटिकल हैं, तो सारणिक का मान हमेशा 0 होता है। तो इसका मान क्या निकलेगा? आपका 0 निकलेगा। पर उतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं आपको। अगर आपके ऑप्शंस उस तरह के हैं कि उनके अंदर आप एक्स वाई जेड को कुछ भी मान सकते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है अगर आप ढंग से करने जाओगे तो। पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के कई सारे कंसेप्ट को एक साथ क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने एडजॉइंट सहखंडज ऑफ आव्यूह पढ़ा हुआ है तो उसके बहुत सारे कंसेप्ट को ये एक साथ क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। देखिए, एक सारणिक हमको ये दी हुई है, ए वन बी वन सी वन उसके सहखंडज है। किसके? ए वन बी वन सी वन के सहखंडज ये हैं। तो इस सारणिक का मान मुझे निकालना है। करेक्ट है। तो इस सारणिक का मान मुझे निकालना है, और अगर यह मान मैं निकालना चाहता हूं तो मुझे एक प्रॉपर्टी, हम थोड़ा सा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। एक चीज आपने पढ़ा होगा कि ए, ये आप कवर कर चुके हो, ठीक है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का जो मान होगा वो सारणिक, उसके उसके सारणिक और इकाई मैट्रिक्स के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। अब मैं दोनों तरफ इस पे सारणिक ले लेता हूं। करेक्ट। क्या किया मैंने? दोनों तरफ सारणिक ले लिया। तो ये किस तरह से खुलेगा? ये खुलेगा सारणिक ए, सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका वैल्यू क्या निकलेगा? ये कुछ इस तरह की चीज दी हुई है, ए आपका 0 0 0, ए 0 0 0 ए। करेक्ट है। जब इसका मैं सारणिक निकालने जाऊंगा
तो कुछ उस इस तरह की सारणिक निकलेगी। और इसका जब मैं मान निकालूंगा तो ए 3 बार निकलेगा। 3 बार क्यों निकला? जितने कोटि की आपकी सारणिक है उतने यहाँ पे स्क्वायर निकलेंगे, उतनी उसकी घात लगेगी। अगर ये 2 कोटि की होती, 2 बाई 2 की अगर आपकी सारणिक होती तो क्या कहते हैं, सारणिक ए का स्क्वायर आता। 3 बाई 3 है तो आपकी घात 3 आई है। और 4 बाई 4 है तो ये 4 बार आ जाएगा। सिंपल है, इसको फॉलो करेगा और इसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो इसका मान निकला है, ये मान उठा के हम यहां रख देते हैं। इससे ये कैंसिल आउट हो गया एक। ठीक है, 3 में से कैंसिल हो गया। तो आपका मान निकला है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान जो निकला है वो निकला है ए के स्क्वायर के बराबर। और इसी को मैं लिख सकता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए का मान करेक्ट है। ऐसा कुछ आपने आपकी एनसीईआरटी की बुक में नीचे छोटा सा रिमार्क्स करके लिखा हुआ है, जहां आपको एडजॉइंट समझाया गया है, सहखंड जब क्या कहते हैं किसी आव्यूह का समझाया गया है, वहां पर छोटा सा रिमार्क्स करके लिखा हुआ है कि इस तरह की कुछ वैल्यू होती है। पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हो तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमारे काम आता है। ठीक है, इसको हम फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसको फर्दर एक्सपेंड कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम, कि अगर मैं कुछ ऐसा मान निकालने जा रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ, तो इसका मान होता है, मतलब अगर मैंने 2 बार एडजॉइंट किया है, एडजॉइंट निकाला एडजॉइंट ऑफ ए का, तो यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं इसको और जनरलाइज करूं, मैं 3 बार निकालने गया, तो इसका मान आता है, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि इसका मान 1 है। ठीक है, एक बार एडजॉइंट निकाला है तो n-1 की घात 1 आएगा, 2 बार निकाला है n-1 की घात 2 आएगा, 3 बार निकाला है n-1 की घात 3 आएगा। और अगर मैंने एडजॉइंट को k बार निकाला है, इन जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखने जाऊं, ठीक है, तो उसका मान होता है k। ठीक है, कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये आपकी एनसीईआरटी बुक पे के नीचे छोटा सा रिमार्क्स करके दिया हुआ है। पर ये रिजल्ट बड़े काम का है, आपके सॉल्यूशन में बहुत काम आएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। याद रहेगा ये वाला अपने को याद रखना है, और ये आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा, तो मैं एक बार वहां पे और रिपीट कर दूंगा आपको। पर मुझे यह देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर मैंने एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाली है, उसका अगर मैं सारणिक निकालता हूं, तो उस सारणिक का मान जो होगा, जो ओरिजिनल आपकी जो मैट्रिक्स है उसकी सारणिक से ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स आपके पास ए दी हुई है, उस मैट्रिक्स ए का मैंने एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट भी अपने आप में एक मैट्रिक्स ही होता है। एडजॉइंट होता क्या है आपका? एडजॉइंट आपका ये होता है कि जब आप उसके सहखंडज निकालोगे, A11, A12, A13, ठीक है, A31, A32, A33, और जब इसको आप का प्रतिवर्त निकाल दोगे, मतलब इसको जब ट्रांसपोज कर दोगे, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। पर वो एक मैट्रिक्स ही होता है। तो किसी मैट्रिक्स का अगर मैं एडजॉइंट निकालता हूं, एडजॉइंट निकालने के बाद जो मैट्रिक्स मुझे मिलती है, अगर मैं उसको सारणिक मानकर उस सारणिक का मान निकालने जाऊं, तो उसका जो मान निकलेगा, मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो थी उसकी जो सारणिक होगी, उस पे मुझे घात n-1 मिलेगी। मतलब अगर ए अगर 3 घात की अगर वो है मेरी, तो इसका मान मुझे इसके बराबर मिलेगा। और अगर ए आपकी 4 घात की है, 4/4 की है, तो इसका मान ये मिलेगा। समझ गए? ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आपको बताता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। एक आपके पास सारणिक दी हुई है, ए बी सी उसके सहखंडज हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक मैट्रिक्स ए मान लेता हूं, तो ये क्या है? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3,
ये मैंने एक मैट्रिक्स मान ली है, ठीक है। इसके जब कोफैक्टर्स में निकालने जाऊंगा तो कोफैक्टर्स किस तरह से होंगे, कुछ ऐसे होंगे वो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और इन जब का मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से देख लो, ये एक मैट्रिक्स मेरे पास दी हुई है जो इसके बराबर है, मतलब ये तो सारणी के इसका मैट्रिक्स के बराबर है। इसके मैंने सहखंडज निकाले जो A1 B1 C1 दिए हुए हैं, तो कुछ इस तरह की मैट्रिक्स मिलेगी। इसका जब मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, करेक्ट बात है। इसका जब मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ ए क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ ए का जो मान है वो अब मुझे मिला है कुछ इस तरह से, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, करेक्ट है, यही मिला है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये मुझे एडजॉइंट मिल गया। अब अगर मैं इसका मैट्रिक्स इसका अगर मैं सारणिक निकालने जाऊं तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान होगा इसके बराबर। क्लियर, क्यों, क्योंकि यह फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था कि अगर मैं किसी एडजॉइंट का जो है इसका जब सारणिक निकालता हूं तो इसका मान n-1 के बराबर आता है। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका अगर मैं सारणिक बना दूं, मतलब सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का मान होगा आपका ये, करेक्ट। क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि ये जो आपको ये सारणिक जो दी हुई है उसका मान क्या है, डेल्टा, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, पूछा क्या गया है, यह पूछा गया है A1 B1 C1 का मान निकालना है, कुछ यह पूछा गया है। कुछ ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ट्रांसपोज ही है। और अगर किसी मैट्रिक्स का मैं प्रतिवर्त निकालता हूं, ट्रांसपोज निकालता हूं, किसी सारणिक का अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो वो ए के बराबर ही आता है। ये प्रॉपर्टी हमको पता है, मतलब इसका मान दोनों के बराबर है, तो इसका मान होगा डेल्टा स्क्वायर के बराबर। और अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से पता है एडजॉइंट वाली, तो आपको इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे निकलेगा। मतलब जितना कैलकुलेशन मैंने ये किया है ना, इस कैलकुलेशन को आपको कहीं कुछ जरूरत नहीं है, अगर आपको यह प्रॉपर्टी पता है तो। वापस पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, हल्का सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार वापस पढ़ो। यह एक सारणिक मेरे को दी हुई है, इस सारणिक में जो ये अवयव है A1 B1 C1, इसके सहखंडज A1 B1 C1 हो गए, ये हो गए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं, अगर मैं इस चीज का ट्रांसपोज कर देता हूं तो वो एडजॉइंट ऑफ इसके बराबर आ जाता है। अब समझना क्वेश्चन करना कैसे हमको, ये एक सारणिक मुझे दी हुई है, A1 का सहखंडज A1 है, V1 का V1 है, C1 का C1 है, मतलब ये सारे सहखंडज यहां लिखे हुए हैं। इसका जब मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे एडजॉइंट मिल जाएगा। अगर मुझे एडजॉइंट जब मिल गया, ठीक है, एडजॉइंट क्या मिलेगा, इसका मतलब ये होगा मेरे पास, इसका मतलब यह होगा मेरे पास, यह मिलेगा मुझे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इसके ट्रांसपोज के बराबर, करेक्ट है। अब इस मैट्रिक्स का जो सारणिक है उसका मान मुझे निकालना है, और इसके सारणिक का मान होता है डेल्टा स्क्वायर के बराबर। सिर्फ ट्रांसपोज का अंतर है, ट्रांसपोज से मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, और अगर ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर है तो ये मान आपको डेल्टा स्क्वायर यहाँ पे मिल गया है। बशर्ते कि आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता हो तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी पता नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे और कई सारी दूसरी प्रॉपर्टीज आपको इसमें काम में लेनी पड़ेंगी। समझ पाए, नहीं समझ पाए, यह एक सारणिक मुझे दिया हुआ है, ठीक है।
इस सारणिक के हर अवयव जो हैं इसके सहखंडज हैं। अगर मैं सारणिक को मैट्रिक्स मान लूं इस सारणिक को, तो ये आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। इसका जैसे ही ट्रांसपोज कर दूंगा मुझे एडजॉइंट मिल जाएगा जो एक मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स मुझे मिली है उसके सारणिक का मान मुझे निकालना है। उसके सारणिक का मान इसके बराबर होता है, और किस्मत से इसकी जो ये मैट्रिक्स का सारणिक जो है वो इसी के बराबर है। तो इसका मान क्या निकलेगा? डेल्टा स्क्वायर के बराबर निकलेगा। करेक्ट? तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। गोइंग फॉरवर्ड आपको जो डीपीपी है आपको एक दिन पहले आपके ऐप के अंदर अपलोड हो जाती है, और अभी क्लासेस हम रेगुलर बेसिस पे लेंगे। तो वहां से आपको डीपीपी को डाउनलोड करना है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर कोई डाउट आपका आता है तो आपको वीडियो की तरफ रेफर करना है। वीडियो पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और क्वेश्चंस का लेवल हमने धीरे धीरे एनसीईआरटी से अप किया है। आज की डीपीपी में भी मतलब अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन थे, अच्छे खासे क्वेश्चंस को हमने अच्छी क्वालिटी का लिया है, और गोइंग फॉरवर्ड हम इसको जेईई मेंस के स्तर तक लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।